व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने देखा माना बिस्ट के खिलाफ खतरनाक सी बैटल चल रही होती है और ट्रोडियस की वजह से आर्ट के फादर की डेथ हो जाती है। आर्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और ट्रोडियस के पास जाकर ट्रोडियस से अपने फादर की डेथ का बदला लेता है। अब दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन तुम में से कई सारे बंदों को आर्ट का बदला पसंद ही नहीं आया। भाई ये क्या बात हुई? और उल्टा मेरे हिसाब से तो ट्रोडियस जैसे कैरेक्टर के ऊपर वो सजा बहुत ही ज्यादा सूट करती है। भाई ट्रोडियस कोई उस टाइप का विलन थोड़ी न था जो कि लोगों को मारकर खुश होता हो या फिर उसे एंजॉयमेंट मिलती हो। वो सब कुछ फ्लेम्सवर्थ हाउस के लिए कर रहा था और अब आर्ट की वजह से फ्लेम्सवर्थ हाउस मिट्टी में मिल चुका है। खैर दोस्तों, अब पुरानी बातों को गोली मारो। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं ट्रोडियस की बैंड बजाने के बाद आर्ट और सिल्वी एक पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। यहीं पर नीचे की साइड पर सोल्जर्स बैटल के बाद वाला काम संभाल रहे होते हैं, जैसे कि सोल्जर्स की डेथ बॉडीज को दफनाना और वेपन्स वगैरह कलेक्ट करना। यहाँ पर आर्ट काफी देर से एक शांत स्टेट में खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कह रहा होता। सिल्वी कहती है तुम्हारी मदर और सिस्टर उन्हें दफना रहे हैं, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? आर्ट इसी जगह से काफी दूर अपनी मदर और सिस्टर को देख रहा होता है। एली काफी ज्यादा रो रही है और एलिस पूरी तरह से टूटकर अपने घुटनों पर बैठी हुई है। आर्ट अपनी मदर के सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि आर्ट को बिल्कुल नहीं पता एलिस उसे किन नजरों से देखेगी, नफरत, गुस्सा या फिर कुछ भी हो सकता है। सिल्वी आर्ट की काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। आर्ट कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सिल्वी जानती है भले ही आर्ट बाहर से कह रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन सिल्वी तो आर्ट के सारे इमोशंस अंदर से फील कर पाती है। लेकिन इस बार जो सिल्वी की चिंता है वो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि सिल्वी आर्ट के अंदर कोई भी इमोशंस फील नहीं कर पा रही है। आर्ट ने अपने सारे इमोशंस को दबा कर रखा है। आर्ट भी ये बात जानता है इमोशंस को दबाना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर्ट इमोशंस के रूप में अपने अंदर एक टाइम बॉम्ब को दबा रहा है, जिसे कि कम से कम इस वॉर को खत्म होने तक तो दबा कर रखना ही होगा। आर्ट ये भी डिसाइड करता है जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाती तब तक वो अपनी मदर और सिस्टर के सामने नहीं जाएगा। आर्ट के मन में एक और ख्याल आता है जो कि वो सिल्वी से छुपा कर रखता है। आर्ट सोच रहा होता है कि वो एग्रोना की डील को एक्सेप्ट कर ले अपनी मदर और सिस्टर को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं आर्ट यहाँ से डायरेक्ट फ्लोटिंग कासल में वापस चला जाता है और सबसे पहले वीरियन से मिलता है। आर्ट वीरियन को भी काफी ज्यादा दुखी देखता है क्योंकि वीरियन भी परेशान है और आर्ट के फादर की डेथ वीरियन तक भी पहुंच चुकी है। साथ ही साथ जब से टेसिया यहाँ पर आई है, टेसिया ने अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लिया है और किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। जब से टेसिया के सोल्जर्स की डेथ हुई है और कारिया की वैसी हालत हुई है, टेसिया अपने आप को ही जिम्मेदार मान रही है। वीरियन आर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आर्ट को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुमने जो कुछ भी किया बेस्ट किया। वीरियन की वजह से आर्ट के थोड़े इमोशंस बाहर आ जाते हैं और आर्ट रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद आर्ट अपने आप को संभाल कर टेसिया के पास चला जाता है। आर्ट के आने के कारण से टेसिया अपने रूम का लॉक खोल देती है। आर्ट देखता है टेसिया की आंखों में कितना ज्यादा रिग्रेट है। भले ही आर्ट खुद भी यहाँ पर परेशान है, लेकिन आर्ट के पास एक्सपीरियंस है। बिना कुछ कहे आर्ट टेसिया को सावर रूम में लेके चला जाता है, जहाँ पर टेसिया आर्ट के सामने ही कपड़े उतारने लग जाती है। आर्ट टेसिया को वही छोड़कर फटाक से बाहर आ जाता है और टेसिया वहाँ पर 1 घंटे तक नहाती है। जैसे ही टेसिया बाहर आती है, इन दोनों के बीच में थोड़ा रोमांस चलने लग जाता है। आर्ट टेसिया के बालों को सुखाकर कंघी कर रहा होता है। टेसिया का मन हल्का करने के लिए आर्ट इधर उधर की बातें कर रहा होता है। तभी टेसिया आर्ट को गले लगा लेती है और भाई इसी चक्कर में इतनी देर से टेसिया ने मात्र एक रुमाल लपेटा हुआ था, लेकिन आर्ट को गले लगाने के चक्कर में वो भी निकल जाता है। अब टेसिया आर्ट को किस करने वाली होती है और पूरी तरह से तैयार हो जाती है, लेकिन आर्ट लिप्स की बजाय सिर पर किस कर देता है। टेसिया कहती है ये क्या बात हुई? क्या मैं इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या फिर तुम अभी भी मुझे बच्ची की नजर से देखते हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ तुम भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो? आर्ट कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने आप को ब्लेम कर रही हो तो इसका मतलब तुम बड़ी हो रही हो और आगे बढ़ रही हो। यह सुनकर टेसिया को अच्छा फील होता है और तभी अब जाकर इस बंदे की नजर टेसिया की बॉडी के ऊपर पड़ती है। इतनी देर से बंदे का ध्यान सिर्फ टेसिया की आंखों में था। इसका मतलब समझे दोस्तों, बंदा ठरकी तो बिल्कुल नहीं है। टेसिया को बिना कपड़ों के देख आर्ट शर्माने लग जाता है और कहता है मैं ये अभी नहीं करना चाहता, प्रॉपरली बाद में करेंगे।
ऐसा कहते हुए आर्ट टेसिया को तैयार करवा के किचन में लेकर चला जाता है। यहाँ पर आर्ट अपने खुद के हाथों से टेसिया के लिए एक डिश बनाने लग जाता है और बताता है मदर भी हम दोनों के लिए ऐसे ही डिश बनाया करती थी ताकि मेरे और फादर के चेहरे पर स्माइल आ सके। रे को याद करके आर्ट फिर इमोशनल हो जाता है और टेसिया से छुपाने लग जाता है, ये कहकर कि मेरी आंखों में मिर्ची चली गई। लेकिन आर्ट अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और टेसिया के सामने बहुत ही फूट फूट कर रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में अपन काउंसिल मीटिंग देखते हैं जहां पर वीरियन जरूरी डिसीजंस ले रहे होते हैं आने वाली फाइट के लिए। एल्नर किंगडम को छोड़ दिया गया है और सारी की सारी फोर्स को इटिस्टिन में शिफ्ट किया जा रहा है। आल्डविन और आया ये दोनों आवाज उठाते हैं लेकिन कोई बात नहीं बनती। जो मेन बैटल है वो तो इटिस्टिन में ही होगी और वहीं पर सारे सोल्जर्स की जरूरत है। मीटिंग के बाद में वीरियन आर्ट से मिलते हैं और उसे वॉर की आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। वीरियन बताते हैं वॉर को लीड करने के लिए बेरन एक सूटेबल ऑप्शन है और वॉर को वही लीड करेगा। वीरियन ने आर्ट से भी पूछा होता है लेकिन आर्ट मना कर जाता है क्योंकि आर्ट इतने सारे सोल्जर्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता। आर्ट भी जस्ट यहाँ से इटिस्टिन के लिए निकलने वाला है और टेसिया और आर्ट की फैमिली यहीं पर रुकने वाली है। ये लोग अब किसी भी तरह से वॉर के हिस्से नहीं है। वीरियन इन लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। आर्ट यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है इस फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है आर्ट वीरियन को आज आखिरी बार देख रहा हो। वीरियन कहते हैं चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मैं तुम्हारी फैमिली को एकदम अपनी फैमिली की तरह रखूंगा। आर्ट के मन में फिर ख्याल आता है कि उसे अपनी फैमिली से आखिरी बार मिल लेना चाहिए क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है कि आर्ट वापस ना लौट पाए। लेकिन आर्ट उनका सामना करने से काफी ज्यादा डरा होता है और सोच रहा होता है अगर मैं मर भी गया तो वो मेरे लिए कम से कम रोएंगे और दुख मनाएंगे बजाय कि मुझसे नफरत करे। आर्ट वीरियन से आखिरी बार गले मिलकर टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जाने लग जाता है। जैसे जैसे आर्ट आगे बढ़ रहा होता है आर्ट वीरियन की आंखों में देख पा रहा होता है वीरियन को आर्ट की कितनी ज्यादा चिंता है। वीरियन अपने अंदर ही अंदर अपने कंपोजर को मेंटेन करने का बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए आर्ट सिल्वी से कहता है मेरी इस लाइफ के अंदर तुम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जिनकी वजह से मेरी लाइफ इतनी ज्यादा कीमती बन चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई भी आर्मर नहीं पहनना चाहती? सिल्वी कहती है नहीं, क्योंकि मेरे ये स्केल्स वाले कपड़े किसी भी आर्मर से ज्यादा मजबूत है। थोड़ी ही देर में चलते हुए ये दोनों टेलीपोर्टेशन रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर इन दोनों का काफी सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे पहले आर्ट हेस्टर से मिलता है और कहता है माफ करना, मेरी कोई भी फ्लेम्सवर्थ हाउस से पर्सनली दुश्मनी नहीं थी। हेस्टर कहती है नहीं, जो कुछ भी तुमने किया सही किया, मेरे भाई को सबक सिखाना जरूरी था। हेस्टर के बाद आर्ट कैथलीन से मिलता है। कैथलीन इमोशनल होकर कहती है मैं भी तुम्हारे और अपने ब्रदर के साथ फाइट करना चाहती हूँ लेकिन मुझे तो वॉर जोन की बजाय वॉल्स पर भेजा जा रहा है। आर्ट कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है और वैसे भी तुम तो अपनी साइड से बेस्ट दे रही हो। कैथलीन के बाद आर्ट टेस की तरफ देखता है जो कि सिल्वी को गले लगाकर गुड बाय कर रही होती है। आर्ट भी टेसिया को गले लगाता है और कहता है मेरी फैमिली का ध्यान रखना। तभी टेसिया अपना पेंडेंट बाहर निकालती है और आर्ट के पेंडेंट से मैच करते हुए कहती है अपना प्रॉमिस याद रखना और अपना बेस्ट देना। आर्ट सोच रहा होता है काश इसी वक्त मैं टेस, एली और अपनी मदर को लेकर कहीं दूर भाग जाऊं। सभी लोगों से मिलने के बाद आर्ट टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर एंटर हो जाता है और डायरेक्ट इटिस्टिन में पहुंच जाता है। सबसे पहले आर्ट यहाँ पर कर्टिस से मिलता है जो कि आर्ट को बेरन के पास लेकर जा रहा होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आर्ट और कर्टिस काफी सारी बातें करते हैं। कर्टिस यहाँ का माहौल समझा रहा होता है। जितना कि आर्ट सोच कर आया था उस हिसाब से यहाँ का माहौल शांत है क्योंकि अभी भी बैटल की तैयारियां चल रही है। कर्टिस बताता है इन लोगों ने भी यहाँ पर एक वॉल तैयार कर ली है और कई सारे सोल्जर्स फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं और प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे हैं। हर तरफ वॉर का ही माहौल बना हुआ है, मतलब कोई भी देखकर कह सकता है कि फाइट बस अभी होने ही वाली है। आने वाली फाइट के लिए आर्ट और सिल्वी दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर कर्टिस आर्ट को लेकर एक किले में चला जाता है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है। आर्ट कर्टिस से कहता है तो बेरन मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है लेकिन वेरे कहाँ पर है? कर्टिस कहता है जनरल वेरे एक कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रही है, अगर तुम अपनी आंखों से देखो तो ज्यादा बेटर होगा। यह सुनकर आर्ट और सिल्वी किले की काफी ऊंचाई पर पहुंचकर एक खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं और भाई साहब ये दोनों अपने सामने देखते हैं
वेरे ने एक बहुत बड़े एरिया को पूरी तरह से बर्फ से जमा कर रख दिया है। वो बर्फ का एरिया इटिस्टन के एकदम किनारे पर है और इतना ज्यादा बड़ा है कि डिकेथिन की ये सबसे बड़ी बैटल उसी बर्फ के ऊपर की जाएगी। दोस्तों मेरे को तो एकदम शुरुआत से पता था वेरे का जो ओरा है एकदम ही डिफरेंट लेवल पर है। #मोमी वेरे जिंदाबाद। आर्ट और सिल्वी काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं क्योंकि एक व्हाइट कोर के मैच के लिए भी ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद आर्ट इस कासल के सबसे मेन रूम के अंदर इंटर होता है जो कि स्ट्रेटेजी रूम है। यहाँ पर काफी सारे मेजेस ट्रांसमिशन स्क्रोल्स के सामने ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठे हो। इन सभी का काम है इंफॉर्मेशन के साथ एकदम अप टू डेट रहा जाए और इन सभी के बीच में खड़ा होता है बेरन। बेरन के सामने दो चीजें होती है, एक तो एक बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का गोला और दूसरी चीज अर्थ एलिमेंट से बनी हुई एक टेबल। जो ये टेबल है ये बैटलफील्ड का ही एक प्रोटोटाइप है जिसे कि एक मेज मैनुअली अपडेट करता जाता है। और जो व्हाइट कलर का ऑर्ब है इसे उड़ने वाले माना बिस्ते के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि इन लोगों को लाइव व्यू मिल सके। बेरन इसी जगह से पूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बैटलफील्ड में कमांड्स देगा। जब आर्ट यहाँ पर इंटर होता है और इन लोगों से बात कर रहा होता है, बेरन आर्ट को एक तीखी नजर से देखने लग जाता है। आर्ट कहता है, जनरल बेरन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पोजीशन नहीं लेने वाला, मैं ऑलरेडी इसे रिजेक्ट कर चुका हूँ। बेरन कहता है, ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है ही कि तुम्हें पता है तुम इस काम के लिए केपेबल नहीं हो। तुम तो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए, हजारों सोल्जर्स की जिम्मेदारी लेना तो बहुत दूर की बात है। ये कहकर बेरन ने आर्ट की एकदम दुखती हुई नस पे पैर रख दिया है और आर्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि आर्ट बेरन पर हमला कर दे, सिल्वी आर्ट को रोक देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। आर्ट अपना काम निपटाता है और बेरन के पास से इंफॉर्मेशन फोल्डर लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन जाने से पहले गेट के पास रुककर बेरन को एक बात कहता है, जो काम तुम संभाल रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस काम की रिक्वायरमेंट खुद की फैमिली को सेफ रखना है तो तुम भी इस काम के लिए सूटेबल नहीं हो। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से चला जाता है। आर्ट को अपन सिल्वी के साथ ऊपर हवा में देखते हैं जहाँ पर वो इस फोल्डर की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है। फोल्डर के अंदर इसी बैटल की थोड़ी सी डिटेल्स लिखी होती है। तभी आर्ट की नजर नीचे सोल्जर्स के ऊपर पड़ती है। ये सभी अपनी फॉर्मेशन के साथ उसी जगह पर जा रहे होते हैं जो कि वेरे ने बैटल के लिए तैयार की है। यहाँ पर वेरे के कारण से टेम्परेचर काफी गिर चुका है और आर्ट फील करता है कि हवा में काफी ज्यादा नमी मौजूद है, जिससे कि पूरे चांस है इन लोगों की जो बैटल है वो बारिश के बीच में होने वाली है। आर्ट अपने सोल्जर्स को काफी ऊपर से देख रहा होता है। तभी आर्ट को कुछ शक होता है, कुछ सस्पिशियस फील होता है। आर्ट खुद से कहता है, दुश्मनों की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है, ये बात वो लोग और हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिससे कि मैं एलेक्रियस के फाइट करने के तरीके को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं डिकेथिन की बजाय एलेक्रिया का जनरल होता तो मैं इस तरह से कभी फाइट नहीं करता जैसे कि एलेक्रियस करने वाले हैं। पहली बात तो ये, वो लोग इस बैटल की तैयारी सालों से करते हुए आ रहे हैं। डायरेक्टर सिंथिया की तरह स्पाइस को यहाँ भेजकर काफी लंबे समय से माना बिस्ट को करप्ट करना और टेलीपोर्टेशन गेट्स को बिछाना, ये तो काफी आम बात हो गई है। ऑब्वियस सी बात है उन लोगों के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन जिस तरह से वो लोग फाइट करने वाले हैं ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। वो लोग तो इतनी लंबी दूरी को शिप से कवर कर रहे हैं, इसका मतलब वो जरूर से थके होंगे और रिसोर्सेज की भी काफी कमी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खामखा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जैसा कि एग्रोना ने कहा था कि वो इस बैटल को कम से कम खून खराबे के साथ जीतना चाहता है। ये सब सोचते हुए आर्ट बैटल फील्ड वाली जगह के एकदम पास पहुंच जाता है और कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाता। इतने बड़े बर्फ के एरिया को एकदम पास से देखकर आर्ट एक और बार वेरे से इंप्रेस होता है। आर्ट कहता है, अगर मेरे और वेरे के बीच में फाइट होती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं वेरे को हरा सकता हूँ। वो सचमुच में ही एक अलग ही लेवल पर है। मेरी जो एबिलिटीज है रियल हार्ट और सिल्विया की विल, ये एबिलिटीज तो वेरे की एकदम इमेंस स्ट्रेंथ के सामने किसी पार्लर ट्रिक की तरह लगेगी। जो एब्सोल्यूट पावर वेरे के पास है, अगर उससे जीतते हुए मेरा एक हाथ और पैर सेक्रीफाइस हो जाए तो भी मैं अपने आप को लकी ही मानूंगा। यही सब सोचते हुए आर्ट खुद का ओरा माइनस करवाते हुए और वेरे का ओरा बढ़ाते हुए जमीन पर अपने सोल्जर्स के बीच में लैंड हो जाता है। अब दोस्तों बहुत ही जल्द जो इन लोगों की बैटल है 300 शिप्स वाले सोल्जर्स के साथ शुरू हो जाएगी। जिन भी भाई लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया, सारे काम एक साथ निपटा दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय।